नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में। यानी कि दोस्तों, जो मध्यकालीन भारत था, हमारे भारत का जो मिडिवल पीरियड था, उस समय की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और यह भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जो भारतीय इतिहास नामक टॉपिक आपके सिलेबस में है, वहाँ पर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसको डिटेल में इसका कंसेप्ट समझेंगे और इसके अंदर किस किस प्रकार की मीनारों का निर्माण हुआ, किस किस प्रकार की स्थापत्य कला का जन्म हुआ और कौन कौन से महलों का, मस्जिदों का व जितने भी मीनारें वगैरह हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं दिल्ली में राजवंश, यानी कि मध्यकालीन स्थापत्य कला की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय हुई। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश थे उन्होंने मध्यकालीन स्थापत्य कला में अपना अपना योगदान दिया। अब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश थे, तो उनकी यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सूंघ महक। आपको यह ट्रिक याद रखनी है और यह ट्रिक सीक्वेंस से दी हुई है। यानी कि गुलाब से गुलाम, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सूंघ से सैयद, लू से लोदी और महक से मुगल वंश। यानी कि दोस्तों, हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत 1526 तक रही। उसके बाद में 1526 के बाद में इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद से 18वीं शताब्दी तक मुगल वंश का वर्चस्व रहा। तो हमको अभी मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले इस ट्रिक के माध्यम से आपको दिल्ली में कौन कौन से राजवंश थे उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बता दिया है कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर उसके बाद में खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में मुगल शासक जहीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराने के बाद में मुगल वंश की नींव रखी। अब हम बात करते हैं कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या थी। तो दोस्तों, सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला है उसकी यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबदों का व्यापक उपयोग शुरू किया गया। मस्जिदों व मकबरों में मीनारों का प्रयोग शुरू किया गया। पत्थरों का व्यापक उपयोग, जिसमें पत्थरों को आपस में जोड़ने हेतु चूना पत्थर, गारा व जिप्सम का प्रयोग किया गया। यानी कि पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए चूना पत्थर, गारा व जिप्सम का प्रयोग सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में शुरू किया गया। साज सज्जा में भारतीय अलंकरण व अरेबस्क शैली उभरकर सामने आई। अब यह अरेबस्क शैली क्या थी उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। अरेबस्क शैली, अरेबस्क शैली क्या होती है कि इस्लाम धर्म में प्राणियों के चित्रण की मान्यता नहीं थी। यानी इस्लाम धर्म के अंदर जो प्राणी है, जिसके अंदर चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, किसी भी प्रकार के जीव हो, उनके चित्रण की मान्यता प्राप्त नहीं थी। अतः अलंकरण में यानी कि सजावट के लिए फूल पत्ती एवं ज्यामितीय प्रतीकों और कुरान की आयतों का प्रयोग किया गया और मानव एवं पशु पक्षियों की आकृति के प्रयोग से बचा गया। यही अरेबस्क शैली थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि इस्लाम धर्म में इस चीज की मान्यता प्राप्त नहीं थी कि वे अपनी इमारतों पर किसी पशु पक्षी या मानव का चित्र बनाएं। वे उनके बजाय फूल पत्तियां और ज्यामितीय प्रतीकों के साथ साथ कुरान की जो आयतें थी उनका प्रयोग करते थे साज सज्जा के लिए, और इसे ही अरेबस्क शैली कहा जाता था। अब हम बात करते हैं ममलूक इल्बारी वास्तुकला, यानी कि जो गुलाम वंश था उस समय किस प्रकार की वास्तुकला हमारे भारत में हमको देखने को मिलती है। तो यहां पर देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के सत्ता प्राप्त के साथ ही 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश या ममलूक वंश सत्ता में बना रहा और इसका जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इस अवधि के दौरान अधिकांश निर्माण तत्कालीन हिंदू संरचनाओं के पुनर्प्रतिस्थापन से हुए। इसके अतिरिक्त कई नई स्मारकों का निर्माण कराया गया। यानी कि जब ममलूक या इल्बारी वास्तुकला थी उस समय कई नए स्मारकों का, नई मस्जिदों का और नए मकबरों का निर्माण कराया गया।
सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने एक इमारत है जिसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में हम देखें तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में सन 1199 में इसका निर्माण शुरू हुआ। यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। यह आप यहाँ पर चित्र देख सकते हो, यह कुतुब मीनार का चित्र है और यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट है। उसके बाद में इसका जो निर्माण है दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया। वह इसका निर्माण पूर्ण इल्तुतमिश व फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था उसके द्वारा किया गया। आपसे यदि पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मीनार का निर्माण सन 1199 में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 ईस्वी में करवाया गया और इसका निर्माण पूर्ण इल्तुतमिश व फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। यह 234 फीट ऊंची भारत की सबसे ऊंची मीनार है। दूसरे नंबर पर हम बात करें दोस्तों तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यह भी दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। इसका उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया। यह आप देख सकते हो, यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया और इसको पूर्ण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है दोस्तों कि संस्कृत विश्वविद्यालय जिसका नाम की कंठाभरण पाठशाला थी उसको तोड़कर इसे बनाया गया था। यानी कि यहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था और उसको कंठाभरण पाठशाला के नाम से जाना जाता था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उस समय इसको लूट करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर पंजाब शाह का उर्स भरने के कारण इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है, क्योंकि पंजाब शाह का उर्स अढ़ाई दिन तक भरता है, इस कारण इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा गया। और एक इतिहासकार है उनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा था कि यह अढ़ाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई दिन में बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चौथे नंबर पर है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। इसकी विशेषता है कि इसे सल्तनत काल का यानी कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका प्रथम मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश ने जो कि गुलाम वंश का शासक था अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में करवाया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसका मकबरा है या किस मकबरे को सल्तनत काल का पहला मकबरा माना जाता है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में करवाया था उसे सल्तनत काल का प्रथम मकबरा माना जाता है। आगे बात करते हैं, पांचवें नंबर पर है दोस्तों बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसकी विशेषता है कि इसमें मेहराबों का इस्तेमाल वैज्ञानिक विधि से हुआ है। यह शुद्ध इस्लामी पद्धति में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। छठे नंबर पर हम बात करते हैं अलाई दरवाजा। यह आप देख सकते हो दोस्तों अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में स्थित है तथा यह सल्जुक शैली में बना हुआ है। बेहद सघन अलंकरण, संगमरमर की बारीक जालियां, घोड़े के नाल जैसे मेहराब, कमल कली जैसे अलंकरण आदि। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से जो डिजाइने बनाई हुई है उनमें बेहद सघन अलंकरण और संगमरमर की बारीक जालियों का प्रयोग किया गया है और कमल कली जैसे अलंकरण इनके अंदर बनाए हुए हैं। तो ये अलाई दरवाजा है। उसके अलावा इसका जो गुंबद है वो वैज्ञानिक विधि से निर्मित है। और ये याद रखें कि सल्तनत काल यानी कि दिल्ली सल्तनत काल की पहली इमारत जिसमें संगमरमर का इस्तेमाल हुआ, इसमें चतुष्कोणीय मेहराब का प्रयोग भी हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों जमात खाना मस्जिद। अब ये जमात खाना मस्जिद कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसे दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को, उसके द्वारा निर्मित है। यह भारत की पहली मस्जिद है जो कि पूर्णतया इस्लामी विचारों के अनुसार निर्मित है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर अन्य इमारतें भी हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट, हजार सितून, हौज ए अलाई व हौज ए खास नामक इमारतों का भी निर्माण करवाया। तो आप इनके अच्छी तरीके से दोस्तों नोट्स बनाइए और इनको बार बार रिवीजन करिए। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस सेशन से बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों तुगलक काल में इमारतों की विशेषताएं क्या थी उनके बारे में। तो वास्तुकाल जो वास्तुकला है उसकी विशेषताएं, इमारतों में इस्लामिक सादगी, मोटी व ढलवा दीवारें, छज्जों का अत्यधिक इस्तेमाल और संगमरमर के सफेद गुंबद प्रमुख है। यानी कि तुगलक काल जो कि तीसरे नंबर का दिल्ली सल्तनत के अंदर राज करने वाला वंश था,
उसकी इमारतों में ढलवा दीवारें, इस्लामिक सादगी और छज्जों का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया और संगमरमर के सफ़ेद गुंबद जो हैं वो प्रमुख हैं। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, इन्होंने तुगलकाबाद किला और स्वयं का मकबरा बनवाया। साथ ही रोमन शैली में 56 कोट दुर्ग का निर्माण भी करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एमबीटी। इसको पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसको पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा एल फिंस्टन नामक इतिहासकार ने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर और आदिलाबाद के किले का निर्माण करवाया। इसके बाद में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, जिसको एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद और फिरोज शाह कोटला जैसे प्रसिद्ध नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में स्थित है, इस प्रकार के नगरों की इसने स्थापना की। विशेष निर्माण एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पर मैंने एफएसटी इसलिए लिखा है ताकि आपको शॉर्ट में ही जल्द से जल्द याद हो सके। एफएसटी के प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी ने भारत में अष्टभुजाकार मकबरे के निर्माण की परंपरा शुरू की, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद में दोस्तों दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश, जिसको लोधी वंश कहा जाता है। अब लोधी वंश में या लोधी काल में किस प्रकार से मकबरों का, मस्जिदों का निर्माण हुआ, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर ये याद रखें कि लोधी काल को मकबरों का युग कहा जाता है। मकबरों का काल इसे कहा जाता है। मकबरों के अत्यधिक निर्माण के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने लोधी काल को मकबरों का काल कहा है। ये वेरी वेरी मोस्ट आप याद रखें। सिकंदर लोधी का मकबरा, सिकंदर लोधी, वही सिकंदर लोधी जिसने सन 1504 ईस्वी के अंदर आगरा शहर बसाया था। तो जो सिकंदर लोधी का मकबरा है उसका निर्माण इब्राहिम लोधी, जिसने सन 1526 में बाबर के साथ में पानीपत का युद्ध लड़ा था, ने सिकंदर लोधी का मकबरा 1517 ईस्वी में उसका निर्माण करवाया। मोठ की मस्जिद, यह लोधी काल की सबसे उत्तम इमारत मानी जाती है। इसका निर्माता सिकंदर लोधी के वजीर मियाँ भुआ थे। इसकी संरचना चतुर्भुजी इमारत है जिसमें 5 मेहराब बने हुए हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ यहाँ पर लोधी काल व तुगलक काल से संबंधित जो मकबरे बनाने की जो प्रथाएं थी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो सल्तनत कालीन अन्य महत्वपूर्ण इमारतें थी वे कहाँ कहाँ स्थित हैं और कौन कौन सी इमारतें हैं व उनके निर्माणकर्ता कौन कौन थे, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। और यहाँ से आप इनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। यहाँ से मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमारत का नाम, फिर उसके बाद में स्थान देखेंगे और उस इमारत का निर्माणकर्ता कौन था उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों जामा मस्जिद, बदायूं के अंदर स्थित है और इसका निर्माणकर्ता इल्तुतमिश था। अल तारकिन दरवाजा जो कि नागौर में स्थित है, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित ये क्वेश्चन है। मदरसा ए नासिरी या मदरसा ए मुइज़्ज़ी जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज ए शमशी दिल्ली में स्थित है तथा इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। लाल महल दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण बलबन ने करवाया था। और याद रखें दोस्तों जो लाल महल है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का राज तिलक किया गया था। हौज ए अलाई, हौज ए शमशी, हौज ए खास, हौज ए अलाई, हौज ए खास जो कि दिल्ली में स्थित है और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अटाला मस्जिद या झजरी मस्जिद जो कि जौनपुर में स्थित है, इसका निर्माणकर्ता इब्राहिम शाह शर्की को माना जाता है। लाल दरवाजा मस्जिद या जामी मस्जिद जौनपुर में स्थित है, हुसैन शाह शर्की ने इसका निर्माण करवाया था। आगे हम बात करते हैं हिंडोल महल के बारे में। तो हिंडोल महल मांडू के अंदर स्थित है, इसका निर्माण मांडू के बादशाह हुशंग शाह ने करवाया था। जहाज महल मांडू में स्थित है, महमूद प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जामी मस्जिद मांडू में स्थित है, हुशंग शाह ने इसका निर्माण करवाया था। हुशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है और महमूद खिलजी प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अशरफी महल, बाज बहादुर व रानी रूपमती महल मांडू में स्थित है और नासिरुद्दीन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अदीना मस्जिद पांडुआ में स्थित है और इसका निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। बड़ा सोना या कदम रसूल मस्जिद गोडू में स्थित है और नुसरत शाह ने इसका निर्माण करवाया था। छोटा सोना मस्जिद दोस्तों गोडू में स्थित है और हुसैन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ये आप मोस्ट लगा लीजिएगा। इब्राहिम रोजा बीजापुर में स्थित है, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों गोल गुंबज जो कि बीजापुर में स्थित है और मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये थी मध्यकालीन स्थापत्य कला और स्थापत्य कला में बनी
इमारतें, मकबरे व मस्जिदें। तथा इस वीडियो में हमने जाना कि कौन सी इमारत कहाँ स्थित है और उनका निर्माणकर्ता कौन था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।